दैनिक जागरण के इस खास फेसबुक लाइव में सभी दर्शकों को नमस्कार। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि कोरोना के दूसरे दौर में आप सभी स्वस्थ हो और सुरक्षित रहें। आज के इस फेसबुक लाइव का विषय है 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजों पर, अभी तक के ट्रेंड्स पर। मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ। चुनाव परिणामों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है दैनिक जागरण के सम्मानित संपादक गण। उनके साथ हम एक खास चर्चा करेंगे आज चुनाव के परिणामों और अभी तक के ट्रेंड्स के ऊपर। मैं स्वागत करता हूं श्री नीलू रंजन जी का, श्री अनंत विजय जी का और श्री संजय मिश्रा जी का। आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आऊंगा श्री नीलू रंजन जी के पास। नीलू जी, अभी तक की जो ट्रेंड्स रहे, मैं शुरुआत करूंगा वेस्ट बंगाल की तरफ से। अभी तक जो वेस्ट बंगाल की जो ट्रेंड्स रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ममता बनर्जी वापस आई हैं और काफी जिस तरह का चुनावी माहौल रहा उसके बीच में उनका वापस आना एक, आपको क्या लगता है कैसा संदेश है, कैसा मैसेज है जो रूलिंग पार्टी थी सेंटर की बीजेपी उसके लिए, जो जिसने काफी प्रयास किया वेस्ट बंगाल में और उनके खुद के पार्टी कैडर के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर। जी नीरू जी। नहीं, देखिए, ये सिर्फ उनकी वापसी नहीं है बल्कि जोरदार वापसी है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, और जितनी सीटें पिछली बार उनकी थी लगभग उतनी ही, एक दो आगे पीछे हो सकती हैं, उतनी ही सीटें लेके आना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी सबसे जीत बड़ी उनकी इसीलिए है क्योंकि भाजपा ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिसे कहते हैं अपने सारे घोड़े खोल दिए थे। प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री खुद, जितने बड़े नेता थे सब वहां लगातार रैलियां कर रहे थे और पूरी एक कोशिश थी, दावा कर रहे थे कि 200 सीटें हम आ जाएंगे, और एक बार लगने भी लगा था। यहाँ तक कि बहुत सारे जो आपके एग्जिट पोल हैं वो भी ये दिखाने लगे थे कि कहीं ना कहीं बहुत क्लोज कंटेस्ट है। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो दिखाता है कि भाजपा कहीं भी उनके करीब नहीं है। मतलब ममता बनर्जी बहुत आगे हैं और भाजपा उससे बहुत ही पीछे है। लेकिन इसके एक दो चीजों को और भी देखना पड़ेगा इस जीत के पीछे, क्योंकि पिछली बार देखिए लगभग 80 के आसपास सीटें थी सीपीएम की, मतलब लेफ्ट की और कांग्रेस की। वो 0 पे पहुंच गए हैं। उनका पूरा का पूरा जो है वो एक तरह से समझिए कि वो ममता की तरफ चला गया है। और बंगाल जो है वो पहली बार, मतलब बहुत दिनों बाद, एक बिल्कुल आमने सामने भाजपा और तृणमूल की लड़ाई के मोड में आ गया है। अब आगे 3 साल बाद फिर वहां लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, तो उस वक्त कहीं सीपीएम नहीं होगी, कहीं कांग्रेस नहीं होगी, 2 पार्टियों के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी। एक नई स्थिति वहां आई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दिखाएगा कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं से एक विपक्ष की एक चेहरे के रूप में अपने आप को सामने पेश करने की कोशिश करेंगी। और जिस लड़ाई में उन्होंने जीती है वो मुझे लगता है कि अधिकांश विपक्ष के नेता भी उनको उस चेहरे के रूप में एक्सेप्ट कर लें तो बड़ी बात नहीं होगी। जी जी, मैं संजय मिश्रा जी आपके पास आता हूं। आप इस जो बंगाल का चुनाव का आज नतीजों, जैसे नतीजे आ रहे हैं या जैसे परिणाम आने की संभावना बन रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बीजेपी की हार के रूप में देखते हैं या बीजेपी जो 3 सीट से बढ़कर आज 80+ आ रही है ये उसकी जीत के रूप में देखते हैं? देखिए, ये बड़ा इस नतीजे के दिलचस्प दोनों पहलू। अगर जिस पिच पे बीजेपी इलेक्शन को लेके गई थी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सबसे बड़ा जो पराक्रमी चेहरे हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, वो दोनों 200 सीटों से ज्यादा जीत के दावे कर रहे थे और पूरा माहौल इस तरह से था कि ऐसा लग रहा था, बनने लगा था कि शायद बीजेपी वहां जीतने ही वाली है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। ऐसा माहौल बना गया था। अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह बीजेपी के लिए और बीजेपी के नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी हार है। लेकिन अगर आप इसको अगर व्यापकता में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटजी हमेशा से ऐसे ही रही है। चाहे वो बिहार का 2015 का आप चुनाव देखें या अभी दिल्ली का चुनाव देखें जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 में लोकसभा के बाद। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बना लेती है कि वो लगता है कि शायद भाजपा ही जीतेगी, दूसरी पार्टी नहीं जीतेगी। तो मुझे लगता है कि उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भाजपा ने अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ा और 80 के आसपास सीटें जीत के वो मुख्य विपक्षी दल बन रही है, तो एक राजनीतिक उपलब्धि भी होगी उनके लिहाज से। लेकिन अगर चुनावी नैरेटिव के हिसाब से देखेंगे
तो ये पाएंगे कि भाजपा को ये इस चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है। सिर्फ बंगाल में नहीं लगा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में एक चीज जो सामने दिख के उभर के आ रही है, वो ये आ रही है कि कांग्रेस भाजपा को नहीं रोक पा रही है, पर क्षेत्रीय पार्टियां और मजबूत क्षेत्रीय नेता भाजपा और अमित शाह जैसे और नरेंद्र मोदी जैसे जो भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं, पूरी मशीनरी है, पूरे संसाधन है, चाहे आप मशीनरी से लेके और पैसे और प्रचार प्रबंधन की बात है, इन सब के बावजूद अगर क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भाजपा को रोक ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये एक चुनौती कांग्रेस को भी दिखाई दे रही है कि आप भाजपा को रोकने में उतने सक्षम नहीं है जितने सक्षम क्षेत्रीय पार्टी के नेता हो रहे हैं। जी जी, अनंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। इसी से मिलता जुलता सवाल है कि भाजपा ने बंगाल में अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं अच्छा रिजल्ट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या इसे मोदी सरकार की स्वीकार्यता के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्या ये परिणाम 2024 के लिए भाजपा के लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस, एक पॉजिटिव संकेत है? आप प्रत्युष जी देखिए, इसकी व्याख्या दो तरह से हो सकती है। अगर आप 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उसमें 121 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई देती है, और अगर उससे तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कुछ नीचे है, लेकिन वो शास्त्रीय विश्लेषण हो जाएगा। विधानसभा की तुलना हमेशा मुझे लगता है विधानसभा परिणामों से की जानी चाहिए। राजनीति शास्त्र की जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो भी इसकी ही अनुमति देते हैं कि एक विधानसभा चुनाव की तुलना दूसरे विधानसभा से की जानी चाहिए। तो अगर हम पिछले 16 के विधानसभा चुनाव में देखें तो 3 से लेकर 73 या 76 जितनी भी सीटें इनको मिल रही हैं, ये एक बड़ा ह्यूज गैप है, मतलब ह्यूज जंप है। तो इस लिहाज से देखें तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी के चेहरे की स्वीकार्यता बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक दूसरा पक्ष देखें तो 2011 और 2016 में ममता बनर्जी को जितनी सफलता मिली थी उससे ज्यादा बड़ी सफलता इस बार मिलती दिखाई दे रही है। तो ममता बनर्जी के लिहाज से अगर इस चुनाव का विश्लेषण किया जाए तो मुझे लगता है कि अभी ज्यादा उपयुक्त होगा। 2024 में तो कोरोना संक्रमण की जो महामारी है ये क्या रूप लेता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अगर राजनीति शास्त्र के शास्त्रीय विश्लेषण के हिसाब से प्रत्युष समझाएं तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को एक स्वीकार्यता पश्चिम बंगाल की जनता ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को वहां स्वीकार किया गया है, क्योंकि नीलू जी ने ठीक कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां जीरो हो गई है, नक्सलवाड़ी में हार गए हैं वो लोग। तो ये कल्पना से परे बात है कि पश्चिम बंगाल जो एक जमाने में जिसको आप क्या लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद आदि आदि विशेषणों से हम जानते थे, वहां पर माकपा भाकपा माले सब साफ हो गई। कांग्रेस पार्टी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये भी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में हम दो ध्रुवीय राजनीति वहां दिखाई देती है आने वाले दिनों में। लेकिन अभी थोड़ा ठहर के इस पे हमें विश्लेषण करना होगा कि इसका 2024 के चुनाव पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। 1-2-4 दिनों बाद जब आंकड़े आ जाएंगे और सारे नतीजे आ जाएंगे तो ये अनुमान लगाना थोड़ा ज्यादा आसान होगा अपेक्षाकृत। जी नीलू जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल जो आ रहा है मन में कि ऐसी कौन सी वजह है जिसमें पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी भाजपा केरल और दक्षिण के प्रदेशों में सिंगल फोर्स के तौर पर नहीं उभर पाती? इसके कौन से कारण हो सकते हैं या ये भाजपा के लिए आगे क्या सोचने को मजबूर करती है? देखिए, ये जो भाजपा की कमजोरी है वो सिर्फ केरल और तमिलनाडु में नहीं है। ये कमजोरी पश्चिम बंगाल में भी यही कमजोरी देखने को आई है कि एक तो वहां पे कोई इतना कद्दावर भाजपा नेता अपने को तैयार नहीं कर पाई है, भाजपा अपने नेताओं को जिसकी पूरे राज्य में अपील हो, जो वहां पूरे राज्य की स्मिता से अपने आप को जोड़ सके और जो वोट मतलब क्राउड जो पुलिंग जिसको कहते हैं कि जो जनता को खींच सके, ये कमजोरी रही है। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि वहां पे भाजपा का ग्रास रूट लेवल पे संगठन नहीं है। जो बूथ लेवल पे जो एक पन्ना प्रमुख जो आप बहुत शब्द सुनते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह होता है कि एक एक पन्ने के प्रमुख होते हैं कि भाई कितने 10 अगर उसमें वोटर हैं तो 10 वोटर को देखने की जिम्मेवारी आपकी है। वहां पे अमित शाह भी अंतिम समय तक पश्चिम बंगाल में यही कहते रहे कि 80% जो बूथ है पोलिंग बूथ
वहां पे हमने संगठन खड़ा कर लिया, लेकिन वो जैसे तैसे खड़ा किया गया था। 20% फिर भी वो बिल्कुल छूटा हुआ था, जहां पे भाजपा का संगठन था ही नहीं। जो दक्षिण में आप देखेंगे तो केरल में भी लगभग यही स्थिति है और तमिलनाडु में भी यही स्थिति है कि वहां अभी तक कोई, इस बार श्रीधरन को लेकर के एक भाजपा ने कोशिश की कि एक सर्व स्वीकार नेता जो है वहां पे दिया जाए। 12% वोट भी आते दिख रहे हैं केरल में उसको। एक सीटें थी, हो सकता है 3 या 4 या 2 जो भी है, 3-4 सीटें आने की भी उम्मीद है, कुछ वोट भी बढ़ेंगे। तो ये तमाम चीजों के बावजूद जब तक वहां पे ग्रास रूट लेवल के नेता आप खड़ा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। असम का जो इनका प्रयोग था वो सफल इसलिए रहा कि असम एक छोटा प्रदेश था और हेमंत बिस्व शर्मा जो थे वो एक असम के बड़े नेता थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जो टूट के भाजपा में आए थे और उन्होंने भाजपा को उस ऊंचाई तक दे पहुंचा दिया। यहाँ पश्चिम बंगाल में न कोई नेता है, न इनका कोई संगठन है। आप केरल में देख लें, किसी नेता की अपील नहीं है। आप तमिलनाडु में देख लें, किसी नेता की अपील नहीं है। तो बिना नेता और बिना संगठन के भाजपा जहां भी जाती है वहां हार जाती है, वहां सिर्फ मोदी और शाह के चेहरे पे नहीं जीत पाती है। ये बात तय हो गई। जी संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। असम में सीए एक बड़ा मुद्दा बना इलेक्शन में, फिर भी भाजपा जो है कमबैक करने में सफल रही, अभी तक यही दिख रहा है। सो इसके लिए इसकी ये जो हुआ है इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं कि भाजपा ने कैसे अपने अगले 5 साल को वहां पे सिक्योर कर लिया असम के अंदर? देखिए, असम में अगर आप देखें तो भाजपा की जो रणनीति थी चुनाव की, वो शुरुआत में ऐसा दिखाई दे रहा था कि भाजपा बहुत मुश्किल में है और ये हकीकत भी थी कि भाजपा को बहुत मुश्किलात आ रही थी शुरुआती दौर में, खास करके तब जब कांग्रेस ने कुछ छोटे दलों के साथ अलायंस किया और जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट था बीपीएफ, जो भाजपा का सबसे बड़ा एलाई था, वो टूट के चला गया था कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे। तो इन परिस्थितियों के बावजूद भाजपा ने विशेष रूप से अगर हम कहें कि जैसा नीलू ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक उनकी राजनीतिक अपील है, उन्होंने छोटे स्तर पर, जिले के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर नेताओं को वो जानते हैं और उस लेवल पर उन्होंने प्रबंधन किया और चुनावी प्रबंधन किया। जो नाराज थे उनको साथ जोड़ा और पूरी जो कमान थी भाजपा के चुनाव की, वहां पे उत्तर प्रदेश जैसा कि असम में और बंगाल में अगर आप देखेंगे, तुलना करेंगे तो बंगाल में जहां केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में सब कुछ था, असम में हेमंत बिस्व शर्मा के हाथ में थे। और इवन मुख्यमंत्री जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, अब वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे अभी ये देखना दिलचस्प होगा, पर उनको भी भाजपा ने पीछे करके हेमंत बिस्व शर्मा को आगे किया। मेनन जी, आपके पास आता हूं। चुनाव में हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन वोट बैंक का खत्म हो जाना एक अप्रत्याशित घटना होती। सो आप अभी जैसे वामपंथी दलों के साथ हुआ, जो कांग्रेस के साथ हुआ वेस्ट बंगाल में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये पार्टियां वेस्ट बंगाल में बिल्कुल अपने खात्मे की तरफ चली गई? देखिए, खात्मा कहना या मिट जाना या मुक्त हो जाना, इससे मैं थोड़ा परहेज करता हूं इन शब्दों से बचने के लिए, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो खत्म नहीं होते, उससे देश मुक्त नहीं होता, क्योंकि विचारधारा मरती नहीं है, वो कमजोर या मजबूत होती है। तो अभी लेफ्ट और कांग्रेस की विचारधारा या नेतृत्व दोनों कमजोर दिखाई देती है, लिहाजा जनता का भरोसा उसमें नहीं हो पा रहा है। इसकी परिणति और परिणाम चुनाव के नतीजों में हमें दिखाई देता है। अब इस हार जीत से अगर आकलन करेंगे तो ऐसी खबरें अभी आनी शुरू हुई हैं, पता नहीं आप लोग वेरीफाई करेंगे कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटे मोटे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो इन चीजों को अगर देखेंगे तो लेफ्ट की हार जो है या लेफ्ट का हाशिए पे चले जाना बंगाल में एक परिणाम दे सकता है, क्योंकि बंगाल में हो सकता है उनके पास नेतृत्व तो नहीं है, लेकिन वही वाम दल और उसकी सहयोगी पार्टियां केरल में फिर से चुन के आती हैं, जो 40 साल में पहली बार हो रहा है। 40 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केरल में एक पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। पहले केरल में यही होता था कि एक बार 5 साल एलडीएफ जीतती थी, दूसरे 5 साल यूडीएफ जीतती थी, लेकिन इस बार यूडीएफ की सरकार नहीं बन पा रही है और एलडीएफ रिपीट हो रही है।
तो वहां के लोगों ने तो वामपंथी राजनीति को, उसकी विचारधारा को स्वीकार किया है। वहां दरअसल क्या है कि वहां भारतीय जनता पार्टी फिर उसी दोष का शिकार हो गई जिस दोष का शिकार दिल्ली में किरण बेदी को चुनाव के समय अपना चेहरा बनाकर हुई थी। वहां ई श्रीधरन को ले आए। अब ई श्रीधरन का चेहरा बहुत प्रतिष्ठित है, उनका सम्मान बहुत है, वो बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं, उन्होंने बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में किया है, लेकिन राजनीति में उनका क्या योगदान है, क्या दखल है एक चेहरे को? मैं तो रिपीट ऑफ किरण बेदी कहता हूं उसको। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। हालांकि केरल में 3-4 सीटें, जैसा नीलू जी ने बताया, 3-4 सीटें मिल रही हैं, और देखना ये होगा कि अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा था ना तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में बीजेपी ने सिर्फ 20 सीट पर चुनाव लड़ा और मुझे लगता है 4 या 5 सीट उसमें जीतती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी 20 सीट पे चुनाव लड़ी और 6 सीटें वहां से जीतती नजर आ रही है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो तमिलनाडु में राष्ट्रीय पार्टियों पर प्रभुत्व वहां की क्षेत्रीय दलों का है। एक जमाना में जब कांग्रेस पार्टी वहां शासन में हुआ करती थी, वो रिड्यूस होते होते 20 सीटों पर पहुंच गई, जिसमें से 5 या 6 जीतेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना रोड बनाया है, वहां पहुंच गई है, और उसने भी 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3-4 सीटें मिल जाएंगी संभवतः, ऐसा प्रतीत होता है अभी रुझानों से। तो इन सारे ट्रेंड्स को अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि बड़ा गड़मड़ सा नतीजा आ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। जनता के मूड को समझने के लिए मुझे लगता है अंतिम परिणाम तक हमें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, नेता हार जाता है, अगर वो खबर सही चल रही है तो। वहीं जी डाउन अगर अभी अनंत जी, मैंने अभी चेक किया, ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत गई हैं। अच्छा, और वो अभी जी ठीक बात है, तब अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने अभी ट्वीट किया है कि 1622 वोट से हार गई हैं। तो इस वजह से मैंने ये कहा था। चलिए खैर, ये इंटरनेट मीडिया का कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो ऐसे ही ब्लोअर से हवा बनाने की कोशिश करते हैं लोग। तो इस तरह से अगर देखें, मैं बीजेपी के संदर्भ में प्रत्युष अगर आप मुझे इजाजत दे तो 1-2 चीजें कहना चाह रहा था जो पश्चिम बंगाल में हुआ। ममता बनर्जी ने 2019 को अगर याद करिए तो ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे के खिलाफ 2019 में बहुत वायलेंट, मतलब बहुत आक्रामक तरीके से वो प्रतिक्रिया देती थी। जय श्री राम के नारे लगने पर पुलिस बुला लेना, ये करना, जेल भिजवा देना। तो उसका अगर आप देखें तो ग्रेजुअली उन्होंने इस चुनाव तक आते आते 2 साल में उसको कम कर दिया, चंडी पाठ कर लिया। राम को लेकर जो आक्रामक तरीके से उनकी प्रतिक्रिया होती थी वो उन्होंने उसको डाइल्यूट कर लिया। और दूसरी बात ये, अभी बहुत असम के संदर्भ में बात हो रही थी कांग्रेस से आए नेता की, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां अपने संगठन से बाहर से आए लोगों पर विश्वास जताया है या उन पर बहुत भरोसा किया है, वहां बहुत ज्यादा सफलता उनको मिलती नहीं है। अपवाद हो सकते हैं असम में, लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल में इनके पास संगठन नहीं था, इन्होंने बाहर से आए हुए बाहरी सारे लोगों पर भरोसा किया। इन्होंने जो तृणमूल से टूट के आए थे, जो दूसरे दलों से तोड़ फोड़ के ला रहे थे, तो उससे क्या होता है, जो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इनके जो अपने संगठन के लोग होते हैं, इनका मनोबल गिरता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पे भरोसा करना चाहिए, और जितने टर्न कोट पर बाहर से दल बदलुओं पर ये भरोसा करते हैं, मुझे लगता है उससे बेहतर हो कि ये अपने संगठन पे भरोसा करें। जी अरुण जी, मैं एक और करेक्शन करूंगा। एएनआई ने कुछ देर पहले बताया था कि ममता बनर्जी जीत गई हैं, और अभी ऐसी खबर आ रही है, ये पुष्टि नहीं है लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1957 वोटों से हराया है। कभी कोई पुष्टि नहीं है, अभी कोई ये बिल्कुल जब तक एकदम चुनाव आयोग से ना आ जाए हमें उस पर नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, अभी ये खबर के तौर पे कभी इधर कभी उधर दोनों चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पे आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं नीरू जी आपके पास आऊंगा, समय कम है, हम जल्दी से 1 और 2 क्वेश्चन लेते हैं। तमिलनाडु की मैं बात करूंगा। तमिलनाडु में क्या उसी पैटर्न को दोहराया गया है? इसमें अन्ना जिस एआईडीएमके में मतभेद और संगठन की कमजोरी के तौर पे देखा जाना चाहिए क्या इस चीज को? क्योंकि तमिलनाडु का चुनाव ये पहला चुनाव है जहां पे राज्य की राजनीति को दिशा देने वाले 2 कद्दावर नेता करुणानिधि और अम्मा दोनों ही नहीं है। सो इसको क्या एआईडीएमके ऑर्गेनाइजेशनल जो वीकनेस उनकी क्या निकल के आई है इस चुनाव में?
क्या डीएमके ने उसके ऊपर स्कोर कर लिया? नहीं, देखिए, जैसा अनंत विजय जी बोल रहे थे कि केरल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लगातार ये परंपरा चली आती थी कि एक बार यूडीएफ और एक बार एलडीएफ जीतेगी, वही स्थिति लगभग यहाँ थी। पिछली बार जयललिता ने उसको तोड़ा था और लगातार दूसरी बार एआईएडीएम को जिताने में सफल रही थी। 10 साल हो गए थे जयललिता की मौत के बाद। जो शशिकला और उनके भतीजे और दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में झगड़े हैं, वो तमाम चीजें आप जानते हैं, उसमें उसको विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो हार है इनकी, ये बिल्कुल स्वाभाविक, संभावित, प्रेडिक्टेड जिसको कहते हैं कि ये होना ही था। कितनी बड़ी हार होगी, सिर्फ इसके लिए लोग कयास लगा रहे थे कि आखिर कितना हारेंगे। जितना कयास था उससे कम ही हारे हैं, उससे ठीक ठाक सीटें इनको मिली है। जो अनंत विजय जी बोल रहे थे केरल वाली, उसमें मैं थोड़ी सी एक बात करूंगा कि अगर पूरे इस चुनाव को आप देखें, मतलब आसाम से लेके और केरल तक 5 राज्यों में, बिल्कुल दक्षिण से मतलब ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, अगर आप देखें तो ये पूरा चुनाव जो है वो कांग्रेस को रिजेक्ट करने वाला चुनाव है। आसाम में जो जीतती हुई जो बिल्कुल दावेदारी थी, आसाम में वो कांग्रेस आ नहीं पाई। बंगाल में खाता नहीं खुल पाया। पुडुचेरी में जो उनकी सरकार थी उसके बाद वो दोबारा आ नहीं पा रहे हैं। जो तमिलनाडु में है, केवल 20 सीटें पे लड़े, तो आपका वहां पे है ही नहीं कुछ। जो जीत है वो डीएमके की है, और आपके जो कुछ अगर 5-6 लोग जीते भी तो उनके कारण जीते होंगे। और अगर केरल में देखें तो जो 40 साल की परंपरा टूटी है और एलडीएफ दोबारा आया है, तो मतलब वहां तो कांग्रेस है ना, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट तो कांग्रेस का है, कांग्रेस लेड है, तो कहीं ना कहीं उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जो अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रही थी, और उस कोशिश को बड़ा धक्का लगा है ये। और कांग्रेस अब सारी सीटों पे, मतलब कुछ राज्यों में सिमट के रह गई है। पंजाब है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे चंद स्टेट बचे हैं जहां पे कांग्रेस सभी सीटों पे सीधे लड़ने, अपने उम्मीदवार उतारने की स्थिति में है। और जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने अपने राज्य में अगर तृणमूल चाहे भी विपक्ष में, मतलब कांग्रेस हाथ मिलाना, तो तृणमूल कांग्रेस को स्पेस दे करके एक और तीसरी पार्टी वहां खड़ा करने नहीं चाहेगी। तो इस पूरे चुनाव का एक कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश है कि वो जो उनकी नीतियां रही हैं, जो नेतृत्व रहा है, उस पर बिल्कुल आत्ममंथन करें, बैठें और सोचें कि अगर राष्ट्रीय दल के रूप में एक मोदी सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कांग्रेस अगर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में रहना चाहती है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए, अपने कैसे उनको बदलाव करना चाहिए, क्या चीजें उठानी चाहिए, क्या मुद्दे उठाने चाहिए, वो तमाम चीजों को उनके लिए सोच के विचार करने के लिए, मतलब ये चुनाव ये उनको संदेश दे रहा है। जी नीलू जी, आपने मेरे अगले सवाल का पहले ही जवाब दे दिया, और इसी सवाल के साथ मैं अनंत जी के पास भी आऊंगा कि अनंत जी, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के क्या भविष्य अभी से लेके अगले 3-4-5 साल तक? क्या ये सारे जो लगातार हार है, इससे कांग्रेस कुछ सीख रही है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस उसको करने हैं वो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ ये क्या कांग्रेस बढ़ रही है या करती दिख भी रही है? कैसे कांग्रेस इससे पार पाएगी? प्रत्युष जी, अगर कांग्रेस के इतिहास पर हम थोड़ा नजर डालें तो 1971 के बाद 2009 एक ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस के आधार पर जीती थी। कांग्रेस हमेशा दूसरों की गलतियों से सत्ता में आती रही है। 71 के बाद अगर आप देखें तो इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी में के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उस सरकार के अंतर विरोधों के चलते इंदिरा गांधी 80 में आ गई, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो उसके बाद आ गई, 89 और 91 का भी फिर हाल आप जानते हैं। उसके बाद इतने सारी सरकारों का दौर रहा, फिर भारत जो क्या था, साइनिंग इंडिया का दौर रहा, तो 2004 में आ गई जो गलतियां हुई। तो 2009 तक आप देखें तो कांग्रेस दूसरे की गलतियों से आती है, वो अपनी गलतियों से सीखती हो, ऐसा प्रमाण पिछले 30-40 साल के कांग्रेस पार्टी की राजनीति में दिखाई देता नहीं है। उसके नेता इस बात से निश्चिंत दिखाई प्रतीत होते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बीजेपी गलती करेगी और जनता के पास विकल्प नहीं है तो हम चुन लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो इसी राजनीति पर, इसी लीग पर चल रही है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस समय एक अंग्रेजी का में कहा जाता है कैच 22,
कैच-22 की शिकार हो गई है। अब राहुल गांधी को हटा, मतलब गांधी परिवार के बिना कांग्रेस को एक रखना बड़ा मुश्किल सा ऐसा प्रतीत होता है कि नेताओं की इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब बड़े नेता हैं वहां। अगर आप ग्रुप 23 में देखिए तो सब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लगभग, उसमें 15 लोग तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं। तो राहुल गांधी को हटाओ या राहुल गांधी को रखो, रह रह के बात चलती है। और ये बड़े अफसोस की बात है प्रत्युष जी की 136 साल पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, बड़े लंबे समय से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। वहां कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। अमेठी चुनाव में राहुल गांधी की हार के बाद, जो किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष का पद पर रहते हुए पहली हार थी, उसके बाद से इस पार्टी के सामने अध्यक्ष का संकट है और सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी चला रही हैं। तो ऐसे में उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? राजनीति अगर आप देखें तो प्रियंका वाड्रा जी ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक समेट लिया। ऐसा उनके क्रियाकलापों से, उनके रिएक्शन से, उनके ट्वीट से ऐसा ही लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहती हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? राजनीति वो अपनी सुविधा के हिसाब से सुविधा और समय के हिसाब से करते हैं। तो जब सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करना उचित भी नहीं है। तो अब अगर जो 3 श्रेष्ठ नेता हैं उनकी ये स्थिति है, तो ऐसे में पार्टी का भ्रमित होना और किसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इस दिक्कत का, इस दोष की शिकार कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। लेकिन जो आधारभूत बात मैंने प्रत्युष जी सबसे पहले कही कि कांग्रेस अपने सामने वाली पार्टी की गलती का इंतजार करती है, और मुझे लगता है कि इस बार भी उसके नेता और उसका नेतृत्व इस बात का ही इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई गलती हो और जनता उनको स्वीकार कर ले। जी, ये दुर्भाग्य है कि 136 साल पुरानी पार्टी रूलिंग पार्टी के गलतियों का इंतजार करे और उसके बाद विकल्प के तौर पे आने की कोशिश करे। एक आखिरी सवाल मैं जल्दी से आप लोगों से आंसर चाहूंगा। नीलू जी, ये 5 राज्यों के आज के परिणाम जो भी दिख रहे हैं, ये बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए क्या मैसेज है, या अपोजिशन के लिए क्या मैसेज है इसके अंदर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक चुनाव, मतलब चूंकि पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंकी थी और पश्चिम बंगाल में जो हार मिली है वो सेटबैक है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है उस पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी मजबूत होगा, क्योंकि राज्यसभा में 80 सीटें आने के बाद कम से कम 4-5 सीटें बीजेपी की बढ़ जाएगी। राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है, वो बड़े घुमा फिरा के चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो जो केंद्रीय सरकार, जो मोदी सरकार है, वो संसद में मजबूत होगी, कम से कम राज्यसभा में उसकी कुछ सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के लिए यही है कि विपक्ष अपने आप को ढूंढे कि वो कहां है और किसमें है, क्योंकि कांग्रेस को लगातार जनता नकार चुकी है। आप बिहार चुनाव में आप देख लें, और कांग्रेस का समस्या है, एक जो विश्लेषण किया इन्होंने अनंत विजय जी ने, उसके अलग एक विश्लेषण ये है कि कांग्रेस ये क्या करती है कि बीजेपी विरोध के नाम पे वो अभी तक 1990 के बाद से सरकार बनाती आ रही है कि भाई बीजेपी आ जाएगी, सब लोग, जितने भी लोगों से इकट्ठे हो जाओ। 2004 में भी वही हुआ, 96 में भी वही हुआ। जब भी आप देखोगे तो सब लोग इकट्ठे हो, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को प्रधानमंत्री बनाओ और उसके बाद कर लो। उस विरोध के नाम पे हुआ क्या कि उसने अपने स्पेस छोड़ते चली गई। वो उत्तर प्रदेश में उसने स्पेस छोड़ दिया सपा और बसपा के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, आरजेडी के लिए बिहार में स्पेस छोड़ दिया। पिछले इलेक्शन में दिल्ली में उसने केजरीवाल जी के लिए स्पेस छोड़ दिया कि भाई बीजेपी को हराना है तो हम प्रचार कम करेंगे। इस बार उसने राहुल गांधी और ये लोग गए ही नहीं प्रचार करने के लिए वहां पश्चिम बंगाल, क्योंकि भाजपा को हराना है तो हमें तृणमूल को देना है। तो ये एक बड़ी चीज है कि विपक्ष को आखिर तलाशना पड़ेगा कि वो कहां है, किस जगह है, किस नेता में है, कौन उनका पैन इंडिया नेतृत्व कर सकता है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अगर राहुल में वो अपील नहीं है तो कोई ना कोई बाहर से करना पड़ेगा। और ये संकट के दौर से, नेतृत्व का संकट का जो दौर होता है, ये हर पार्टियां गुजरती हैं। 2008-9 में जो बीजेपी को हार मिली तो उस वक्त भी गुजरी थी, लेकिन उसके बाद गडकरी जी आए, एक टर्मोइल का फेज चला, 3-4 साल रहा, फिर मोदी के नेतृत्व में वो खड़ा हुआ। तो कोई जो सक्षम नेतृत्व होगा वो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। और विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि किसी ऐसे नेता का रास्ता बनाना पड़ेगा जो उसको लीड कर सके, जो उसको आगे ले जा सके। जी, अनंत जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या मैसेज आप देखते हैं जनता की तरफ से जो
एनडीए और बीजेपी के लिए है और या ओपोजिशन के लिए? मुझे लगता है कि एनडीए और बीजेपी को जनता ये कह रही है कि बहुत एग्रेसिवली चुनाव, अगर आप स्थानीय स्तर पर लड़ना चाहते हैं तो स्थानीय मुद्दों पर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, स्थानीय चेहरा एक देना पड़ेगा और उसके इर्द गिर्द आपको चुनाव करना पड़ेगा। बिहार का भी अगर आप देखें तो वहाँ नीतीश कुमार इनके पास एक चेहरा थे, तो बगैर स्थानीय चेहरे के और स्थानीय मुद्दे के, और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि हर जगह का हिंदू अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। उत्तर प्रदेश का हिंदू अलग है और बंगाल का हिंदू अलग है। तो आप उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला अगर आप बंगाल में रिप्लिकेट करना चाहेंगे तो शायद आपको सफलता न मिले। राजनीति शास्त्री बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व चलेगा वही हिंदुत्व बंगाल में भी चलेगा। इस रणनीति पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बंगाल का परिणाम यही संदेश दे रहा है कि अपनी रणनीति को लोकलाइज करते हुए और उसके हिसाब से अगर आप परिवर्तन करेंगे, ट्वीकिंग करेंगे, तो हो सकता है आपको बेहतर सफलता मिले। तो जनता ये संदेश दे रही है कि मेरे पास आओ तो मेरे तरीके से आओ, अपने तरीके से आने का दौर समाप्त हो गया है। तो ये एक बड़ा टेक अवे मुझे लगता है कि इस एनडीए के लिए, एनडीए क्या बीजेपी के लिए है। जी, नीलू रंजन जी और आनंद प्रिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मिश्रा जी बीच में कनेक्शन लगता है खराब हो गया तो वो निकल गए। सो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय निकालने के लिए। और जागरण परिवार की तरफ से हम सारे दर्शकों से ये अनुग्रह करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस कोविड के दौर में बिल्कुल सुरक्षित रहें, सेफ रहें, कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करें और जब भी आपका वैक्सीनेशन लगाने का समय आए आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये कोविड-19 का जो सेकंड दौर है इंडियन डबल म्यूटेंट है, इससे लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही हमारे पास एकमात्र उपाय अभी दिख रहा है। सो आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।